गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में हमने स्फीति दाब को देखा था कि स्फीति दाब क्या होता है। स्फीति दाब के साथ में दूसरा जो भित्ति दाब होता है, भित्ति दाब क्या होता है, और लास्ट में उसके सिग्निफिकेंस को देखा था कि स्फीति दाब का महत्व क्या होता है, कहाँ प्लांट्स में स्फीति दाब यूज होता है, या स्फीति दाब के द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न होते हैं। इससे आगे देखते हैं हम विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डीपीडी। जहां डीपीडी प्रत्येक बिलियन की या फिर कहें द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य की जो डीपीडी होती है, ये डीपीडी फिक्स होती है, निश्चित होती है। बिलियन किससे मिलकर के बना है? विलेय प्लस विलायक दोनों से मिलकर के क्या बना है? बिलियन। तो यहां पर जो बिलियन है या जो द्रव्य है उसकी डीपीडी फिक्स होती है। अगर हम विलायक की देखें, विलायक का विसरण दाब देखें, और यहां पर विलायक कैसा है? प्योर, शुद्ध। विलायक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विलेय प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर जो शुद्ध विलायक है, इसका विसरण दाब, इसका जो विसरण दाब होता है ये सदैव अधिक होता है। और किससे अधिक होता है? अपने बिलियन से। जो यहां बिलियन बनेगा, इस विलायक में विलेय बनाने पर जो बिलियन निर्मित होता है उस बिलियन से सदैव कम होता है, सॉरी, उससे सदैव अधिक होता है, क्योंकि शुद्ध विलायक का विसरण दाब अधिक होता है जब इस विलायक में विलेय मिलाया जाता है। तो इस विलेय के मिलाने पर यहां विसरण जो दाब होता है, ये विसरण दाब कम हो जाएगा। विलायक में विलेय मिलाने पर विसरण दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से विलयन का भी विसरण दाब क्या होगा? कम। तो एट लास्ट यहां जो शुद्ध विलायक है उसका विसरण दाब अधिकतम होगा, और जो बनने वाला विलयन है उसका विसरण दाब कम होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? समान ताप व दाब पर, समान वायुमंडलीय ताप व दाब पर विलायक व विलयन के विसरण दाब का अंतर क्या कहलाएगा? डीपीडी कहलाएगा। समान परिस्थितियों में समान वायुमंडलीय ताप व दाब पर विलायक और विलयन के विसरण, सॉरी, दाब का जो अंतर होगा वो अंतर यहां पर डीपीडी कहलाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं विलायक का विसरण दाब और विलायक कैसा? प्योर, माइनस विलयन का विसरण दाब। क्या होंगे? डीपीडी। विसरण दाब को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर।
तो यहाँ पर डीपीडी और डीपी दोनों ही शब्द यहाँ मेयर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इनको दिया था, डीपीडी को और डीपी को, डिफ्यूजन प्रेशर को और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट को। तो यहाँ पर जो डीपीडी होती है वो विलायक के विसरण दाब का और विलयन के विसरण दाब का अंतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। हमको इतना तो पता है कि डीपीडी इनके दाबों के अंतर है। तो यहां पर अगर किसी कोशिका के लिए बात करें, ये तो हमने सॉल्यूशंस के लिए बात कर ली, अगर हम किसी कोशिका के लिए बात करें तो डीपीडी क्या होगा सेल के लिए। स्टूडेंट्स, डीपीडी को हम सेल की जल मांग भी कहते हैं। मतलब यहां पर दोनों के अंतर से, विलायक और विलयन के विसरण दाब के अंतर से जो यहाँ पर विसरण दाब न्यूनता प्रेजेंट हुई है या उत्पन्न हुई है, अगर किसी कोशिका में बाहर से जल आकर के एंटर कर जाए, या फिर कहें कि कोशिका की विलायक मांग, तो वो भी जली होगा। तो यहाँ पर कोशिका के अंदर अगर और विलायक आ जाए या फिर उस विलयन में और विलायक डाल दें तो वो क्या कहलाएगा, किसी भी कोशिका की जल मांग या विलायक मांग कहलाता है। तो यहां सेल क्या किसका जल का चूषण करेगी या अधिशोषण करेगी, तो सेल के द्वारा जो ये जल का जो अवशोषण यहां होगा, इसको हम चूषण दाब भी कहते हैं। डीपीडी को यहां हम चूषण दाब भी कहते हैं। एसपी सक्सेशन प्रेशर या सक्शन प्रेशर, सॉरी, तो इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। तो डीपीडी क्या है कि कोशिका को कितनी जल की आवश्यकता है, कोशिका कितने विलायक को अपने आप में समाहित कर सकती है, वो किसी कोशिका की डीपीडी होगी। अब यहाँ पर जो विभिन्न दाब हैं, डीपीडी है, ओपी है, टीपी है, इन दाबों के अंदर हम संबंध देखते हैं। दाबों में संबंध, डीपीडी है तो कोशिका के अंदर जल तो प्रवेश करेगा ही, और वैसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण कोशिका में जल प्रवेश करेगा। कोई कोशिका है, इस कोशिका में बाहर से वाटर अंदर जा रहा है, जब तक वाटर अंदर जाएगा तब तक यहाँ पर लगातार ओपी घटेगा और टीपी बढ़ेगा। यहाँ पर ओपी घटता हुआ जाएगा और टीपी बढ़ता हुआ जाएगा। अब कोशिका ने कितने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है, उसके आधार पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस आती हैं कि अगर हम देखें पूर्ण स्फीत कोशिका में, पूर्ण स्फीत कोशिका में, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। पूर्ण स्फीत कोशिका में टीपी और ओपी बराबर हो जाते हैं। क्यों?
कि जल जब तक प्रवेश करेगा जब तक कि यहाँ पर ये दोनों दाब एक दूसरे के बराबर ना हो जाए पूर्ण स्फीत कोशिका में। तो यहाँ पर डीपीडी जो है मुख्य ना होकर के यहाँ क्या हो जाएगा, टीपी बराबर ओपी के हो जाएगा, क्योंकि डीपीडी तो खुद ही खत्म हो गया। क्यों? जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि जब कोशिका ने अपनी डिमांड के अनुसार वाटर को अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पर डीपीडी तो जीरो हो जाएगा, टीपी बराबर किसके हो जाएगा, ओपी के। पूर्ण सलत कोशिका में, पिचकी हुई कोशिका में, तो देखिए यहां पूर्ण स्फीत कोशिका की डीपीडी जो होती है सर्वाधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोशिका पूर्ण स्फीत है, तो यहाँ पर टीपी नहीं होगा, वॉल प्रेशर नहीं होगा, और वॉल प्रेशर नहीं होगा तो डीपीडी किसके बराबर होगी, क्योंकि वॉल प्रेशर नहीं है तो ओपी माइनस जीरो, तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगी, ओपी के। तो यहाँ कोशिका की जो जल मांग है वो प्रासरण दाब के बराबर होगी एक पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर। अगर एक पूर्ण सलत कोशिका के अंदर एक पूर्ण स्फीत कोशिका को अधोपराशरी विलयन में रख दें, अधोपराशरी विलयन में रख दें, तो यहां अधोपराशरी विलयन में रखने पर इस कोशिका की डीपीडी है नहीं है, स्फीत कोशिका है, स्फीत कोशिका को अधोपराशरी विलयन में रख रहे हैं, तो यहां पर जल अंदर एंटर करेगा, और जब यहां पर जल अंदर एंटर करेगा तो यहां ये जल तब तक एंटर करेगा जब तक ओपी टीपी के बराबर ना हो जाए, तो यहां पर भी डीपीडी क्या होगी, जीरो होती है। तो यहां भी ओपी बराबर किसके हो जाएगा, टीपी के। तो ये कोशिका के अंदर जो विभिन्न दाब हैं उन दाबों का आपसी संबंध है कि कोशिका के अंदर किस कंडीशन में जल अंदर जाएगा और किस कंडीशन में कोशिका जल को अवशोषित नहीं करेगी। क्योंकि जब पूर्ण स्फीत कोशिका को या केवल स्फीत कोशिका को हम वाटर के अंदर रखते हैं, तो वाटर के अंदर रखने अधोपराशरी विलयन के अंदर रखते हैं, तो यहाँ पर टीपी तो उसका लगातार बढ़ेगा और डीपीडी लगातार घटेगा, और कब तक घटेगा, जब तक यहाँ पर ये दोनों ओपी और टीपी बराबर ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ भी डीपीडी क्या होगा, यहां भी डीपीडी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको भी हटाओ। जल विभव संकल्पना, वाटर जल विभव संकल्पना। वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। इसको सबसे पहले स्लेटियर और टायलर
गिवन बाय सिलेटियर और टॉयलर। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था, जल विभव संकल्पना को। तो इन्होंने क्या बताया कि जो जल विभव संकल्पना होती है, इसको एक नए रूप में इन्होंने कहा कि इसको ऊष्मा की जो गति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऊष्मा गतिकी के नियमों के अनुसार अगर हम जल विभव को ऊष्मा गतिकी के नियमों के अनुसार समझें तो हम इसको समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। कैसे? यहां पर प्रत्येक तंत्र की, चाहे कोई भी तंत्र हो, सभी तंत्र की मुक्त ऊर्जा होती है। बात करें यहां विलायक, जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, जल है, इस शुद्ध विलायक के जितने भी एटम होते हैं, इन सभी एटमों की स्वतंत्र ऊर्जा होती है, सभी अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा होती है। यही जो स्वतंत्र ऊर्जा है, जो मुक्त ऊर्जा है, यही मुक्त ऊर्जा इनको अर्धपारगम्य झिल्ली से बाहर और अंदर गमन के लिए उत्तरदायी होती है। जो यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, तो उस अर्धपारगम्य झिल्ली से ये मुक्त ऊर्जा इन अणुओं की गति कराती है और इसी के कारण अणु गति करते हैं। किसी भी तंत्र में, किसी भी निकाय में जो अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा होती है, वही उस निकाय में उन अणुओं के गमन के लिए जिम्मेदार होती है। क्योंकि यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली से जब ये अणु बाहर या अंदर आएंगे जाएंगे, तो यहाँ पर फोर्स की आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता होगी, और वो फोर्स यहाँ किससे लगेगा? इस ऊर्जा से। जो यहाँ स्वतंत्र ऊर्जा प्रेजेंट है, इसी स्वतंत्र ऊर्जा से यहाँ पर फोर्स लगेगा। बात करते हैं हम प्योर विलायक की। तो जो ये प्योर विलायक है, सॉल्यूट है, इसकी जो स्वतंत्र ऊर्जा होती है, ये मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और बिलियन से, जो बिलियन है, इस बिलियन में विलायक के अणुओं से अधिक होगी। एक तो शुद्ध विलायक के अणुओं की हम गतिज ऊर्जा की बात करें या स्वतंत्र ऊर्जा की हम बात करें, तो इस प्योर विलायक के अणुओं की जो स्वतंत्र ऊर्जा है, वो बिलियन में जो अणु प्रेजेंट हैं, बिलियन में विलायक के जो अणु प्रेजेंट हैं, उन अणुओं से यहां जो ऊर्जा है वो क्या होगी? अधिक होगी। तो यहां पर हम जो जल विभव देख रहे हैं, इस जल विभव को हम ये भी तो कह सकते हैं क्योंकि यहां पर शुद्ध वर्ड जरूरी है, विलायक के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा माइनस बिलियन में उपस्थित विलायक के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा यहां इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। जल विभव
तो ये यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा या जल में पोटेंशियल के बराबर होगा। तो यहाँ इन दोनों की जो ऊर्जा होगी वही ऊर्जा यहाँ पर हमारे सामने आएगी। किस तंत्र की ऊर्जा ज्यादा, किस तंत्र के अणुओं की ऊर्जा ज्यादा, किसकी कम है। तो यहाँ विलायक के जो अणु हैं उनकी शुद्ध विलायक के अणुओं की ऊर्जा ज्यादा होगी और विलयन में उपस्थित जो विलायक के अणु हैं इनकी ऊर्जा, जो स्वतंत्र ऊर्जा है, वो कम होगी। और यही अंतर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर आता है। अब जो अंतर निकल के हमारे सामने आया है इसको हम ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर जो हमने जल विभव पढ़ा है, इस जल विभव को हमें ग्रीक वर्ड आता है साई, तो वहां हम यहाँ इसको साई के साथ कन्वर्ट करके विभिन्न रूपों में हम देखते हैं कि जल विभव क्या होता है, दाब विभव क्या होता है और मैट्रिक्स विभव क्या होता है। यहाँ पर इस जल विभव को एक ग्रीक वर्ड होता है साई, साई से यहाँ पर प्रदर्शित हम करते हैं। इस साई का जो मान होता है वो बार पास्कल या वायुमंडलीय दाब, जिसे एटीएम के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर एक बार के बराबर .987 एटीएम होता है। एक बार के बराबर यहाँ 987 एटीएम होता है। इतना एक बल दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको हम साई से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम अनुसार यहाँ जो डीपीडी है, इस डीपीडी को ही हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। इसे थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। तो वो भी यहाँ स्वतंत्र ऊर्जा का यूज हुआ है, अंतर वही है यहाँ पर केवल कि वहां हमने जो शुद्ध विलायक में विलय के अणु मिलाने पर जो अंतर आ रहा था यहाँ दाबों में, तो वो दाबों का अंतर यहाँ पर डीपीडी कहला रहा था और यहाँ पर स्वतंत्र ऊर्जाओं का अंतर क्या कहलाता है, जल विभव या ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो ये भी हम यहाँ इसको डीपीडी से डिनोट कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जल विभव यहाँ पर डीपीडी के बराबर होगा। अब यहाँ पर इस डीपीडी को हम साई से, या इसको भी, ये भी नेगेटिव होता है, या साई एम से डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं। हमने इसको यहाँ पर नेगेटिव माना है। साई एम बराबर होता है साई एस, साई पी और साई एम। विलय विभव स्फीति दाब विभव और मैट्रिक्स विभव। इसका मान नेगेटिव होता है, इसका मान पॉजिटिव होता है और इसका मान नेगेटिव होता है। विलय विभव
किसी विलायक में विलय मिलाने पर जहां जो ऊर्जा का अंतर आता है, ये ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है? विलय विभव कहलाता है। इसको हम नेगेटिव लेते हैं और इसको नेगेटिव रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। स्फीति दाब विभव ये एक हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर है, द्रव स्थैतिक प्रेशर है। क्योंकि स्फीति दाब कब उत्पन्न होता है? जब कोशिका के अंदर जल एंटर करता है, तो जल एंटर करने के साथ साथ यहाँ पर वॉल प्रेशर और स्फीति दाब दोनों ही, टर्गर प्रेशर दोनों ही उत्पन्न होते हैं। तो ये पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोशिका में जल प्रवेश कर रहा है तो स्फीति दाब का मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। और मैट्रिक्स विभव यहाँ पर अगर हम सेल के अंदर देखें, सेल्यूलर कंडीशन में देखें, तो ये नगण्य होता है। लेकिन इसी को अगर हम रूट सेल्स और भूमि के साथ देखें, जमीन के साथ देखें, क्योंकि जो लैंड है, इस लैंड में रूट सेल्स उपस्थित होंगी, तो यहां जो मैट्रिक्स विभव है ये नगण्य नहीं होता। केवल ये सेल्यूलर कंडीशन में ही नगण्य होता है। यहां इसका मान उपस्थित होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन जब होगा तो यहाँ साई उसको प्रभावित करेगा, उसका मान। क्योंकि साइटोप्लाज्म, यहाँ पर मैट्रिक्स विभव किसको लेके चल रहे हैं? अधात्री के विभव को, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसके विभव को। तो ये विभव यहाँ काम करेगा, यहाँ काम नहीं करता है। तो ये यहाँ नेग्लेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इसको W आएगा, ये वाटर विभव है ना, वाटर पोटेंशियल है। साई W बराबर साई S प्लस साई P। तो इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब रहा कि जो जल विभव होता है या फिर जो DPD होती है वो विलय विभव और स्फीति दाब विभव के बराबर होती है। यहाँ पाई जाने वाली जो DPD या जल विभव है वो यहाँ विलय विभव और दाब विभव के बराबर होता है। तो इस प्रकार से स्लेटियर ने और स्टेलर ने यहाँ पर इन दोनों को ऊर्जा के हिसाब से, ऊर्जा के साथ में ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार यहाँ पर इनको समझाया था। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन और एम्बाइवेशन के टॉपिक्स इसमें हैं। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।